अ, इस टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको हम लोग करेंगे और वो है वर्नर्स थियरी। क्लियर? वर्नर्स साइंटिस्ट का नेम है। दिस इज स्विस केमिस्ट, बहुत बड़ा रोल है इसका। तो वर्नर थियरी तो हमको पढ़ना है, लेकिन वर्नर थियरी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो वेरी फर्स्ट टाइम उसने दो चीजों को एक्सप्लेन किया। नंबर वन, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फॉर्मूला जो होगा, उस फॉर्मूला को उसने फ्रेम करना सिखाया हमको। और सेकंड जो उसने कहा वो स्ट्रक्चर की बात कही कि वो जो आपका कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्लियर? इन दो बातों के लिए हम उसको याद रखते हैं। ठीक है, किसी को भी हम याद कब रखते हैं? जब डेफिनेटली उसका काम जो है वो उस लेवल का हो तो हम उसको याद रखते हैं। तो वर्नर्स ने फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे। एंड सेकंड, उसने उसके जियोमेट्री को बताया, स्ट्रक्चर, और इन अदर वर्ड्स वी में राइट जियोमेट्री, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जियोमेट्री क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इन दो बातों के लिए हम उसको याद रखते हैं। एक थर्ड पॉइंट और है जिसके लिए भी उसको याद हम रख सकते हैं, और वो है कि उसने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को देखकर उसने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, यू नो वेरी वेल, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने बताया। तो वर्नर जो है उसको हम तीन बातों के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर वन, हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखें। हाउ टू डिसाइड द स्ट्रक्चर और जियोमेट्री ऑफ एनी कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जियोमेट्री, स्ट्रक्चर को हम कैसे जो है वो हम डिसाइड करें, वो भी वर्नर थ्योरी से आप देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन राइट, वी कैन डिसाइड द फ्यू प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको भी वर्नर के कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं। क्लियर? तो वेरी फर्स्ट तो हमने ये जानने की कोशिश की कि वर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे हम क्या क्या काम में ले सकते हैं और इसका क्या क्या यूज है। क्लियर? नाउ अब हम वर्नर थ्योरी में मेन पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है मेन पॉइंट्स। वर्नर का जो कॉन्सेप्ट है उस वर्नर के कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट्स क्या क्या है, हम उन मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पोस्टुलेट्स का मीनिंग होता है मेन पॉइंट्स। तो वर्नर का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट्स क्या है, क्लियर, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्लियर? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो वर्नर थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वह फर्स्ट पॉइंट बताता है कि एवरी मेटल फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एवरी मेटल मींस सेंट्रल मेटल केटायन forming a complex, all right, complex compound exhibit two types of valency। मतलब किसी भी जो आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सेंट्रल मेटल केटायन होता है और उसके साथ लिगेंड होता है। तो ये जो आपका सेंट्रल मेटल केटायन है उसकी दो तरह की वैलेंसी होती है। वैलेंसी मींस यू नो वेरी वेल, पावर टू फॉर्म बॉन्ड, कितना बॉन्ड बना सकता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं नॉर्मल हम डेफिनेशन में। तो ए वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अनदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपको ध्यान में रखना है वहां दो तरह की वैलेंसी होगी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अनदर इज सेकेंडरी। किसी भी सेंट्रल मेटल केटायन के लिए दो तरह की वैलेंसी होगी, वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अनदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब ही होता है सेकेंडरी, ऑल्टरनेट। दिस प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड दिस इज नॉन आयोजनेबल। तो पहले हमको इनके बारे में आना चाहिए, इसके डिफरेंस को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन होता है, किसी भी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, किसी में भी हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं लिख दिया करता हूँ। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
हाउ टू राइट द फॉर्मूला वहां भी आएगा, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आएगा, जियोमेट्री के बारे में आएगा। तो आफ्टर ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तरह की वैलेंसी होगी जिसका डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी के नेम है अलग अलग, प्रिंसिपल, आयोनाइजेबल। सेकेंडरी का भी नाम है सब्सिडरी, नॉन आयोजनेबल। ठीक है, ये अपने को सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर। अब देखते हैं कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो एक एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, इस एग्जांपल के थ्रू हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये कोई आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नंबर 1। क्लियर। नाउ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप देखिए, जो आउटसाइड है ये Cl, दिस आउटसाइड वैलेंसी आयोनाइजेबल है, तो दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन ये जो इनसाइड है आपका लिगेंड, जो इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये 2 Cl थे बाहर, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल। बट ये जो अंदर वाला है, आपको पहले ही बताया था कि दिस इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट, एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट इज हाईली स्टेबल। तो इस अंदर वाले पार्ट में जो ये आपका लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज नॉन आयोजनेबल। इसको वाटर में डालोगे तो ये कभी भी, बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट इज हाईली स्टेबल और ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा। हमने पहले भी आपको बताया था। तो ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी होगी। पूछेंगे कितना है सेकेंडरी वैलेंसी, तो हम बोलेंगे 6। इसमें कितना है, 6 मींस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और प्राइमरी वैलेंसी, तो ये आप आयन को बताएंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम बोल सकते हैं सिंपल आयंस भी बोल सकते हैं, जो आउटसाइड में होते हैं उनके वो सिंपल आयंस। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आई थिंक आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पहले क्लियर आना चाहिए। जो आउटसाइड है विच इज आयोनाइजेबल, एक अननोन एग्जांपल करके देख लेते हैं, जो अभी लिख रहा हूं आपके सामने, K4 FeCN6। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है, तो मैं प्राइमरी वैलेंसी कहूंगा 4, और वो कौन सा है, K+, विच इज आउटसाइड। और ये पूरा के पूरा सेपरेट हो सकता है, दिस इज आयोनाइजेबल, क्योंकि K4 तो K+, K+, K+ एंड K+। लेकिन ये जो इनसाइड वाला पार्ट है दिस टोटल, इसमें जो ये है, तो मैं कहूंगा सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6, क्योंकि यहाँ 6 लिगेंड है। तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं, बड़ा आसान सा बात है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। वर्नर्स थियरी, prepared series of complex by combination of carbonyl chloride, cobalt chloride and ammonia। देखिए, वर्नर्स ने इनिशियल स्टेज पे कुछ फॉर्मूले डिजाइन किए। वो फॉर्मूले जो सबसे उसका बेस्ट एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम यहाँ पर लेते हैं, और वो एग्जांपल है, इसको हम मार्क करते हैं। ये एग्जांपल है, वर्नर्स प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट। किसको मिलाने से, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ COCl3 एंड अमोनिया। इसको मिलाकर हम एक बार एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। पहले ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वर्नर ने किया क्या काम। ठीक है, चलो अब इधर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन इज, when AgNO3 solution is adding in excess, clear, when AgNO3 solution is given, चलो ये आपको दिया हुआ है, adding in excess a series of compounds form, sum of Cl minus ion could be precipitated as AgCl but some remain in solution। अब इस पूरे को आपको समझाना है, क्लियर। अभी कुछ भी नहीं, आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना, पहले एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, फिर हम इस एग्जाम्पल को लेंगे कि AgNO3 का जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, कैसे निकलेगा, तो हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा पहले एक एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज वेरी, हमने क्या कहा था, बाय द एडिशन ऑफ COCl3 एंड अमोनिया। चलो देखते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर AgNO3 का क्या रोल है उसको देखते हैं। तो यू हैव प्रोवाइडेड COCl3 विद 6 NH3। तो CO पे चार्ज कितना है, पहले आपको मालूम है, CO इज +3,
बिकॉज Cl माइनस है, अमोनिया इज 0। यहां पर भी CO पे कितना है तो आप बोलेंगे +3। यहां पर CO पे कितना है आप बोलेंगे +3। चार्ज तो निकालना पड़ेगा क्योंकि Cl -3 है तो CO पर कितना हो गया +3। अमोनिया का 0 होता है, और यहाँ भी CO पे कितना है तो ये तो 0 है, 0 है तो CO पर +3। चलो ये तो एक चीज आ गई आपको। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag। तो कीप इन माइंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इसके अंदर AgNO3 डाला, जब आपने AgNO3 डाला तो यहाँ पर AgCl का 3 मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर AgCl का 2 बना, यहाँ पर AgCl का 1 बना, यहाँ पर AgCl का 0 बना, और यहाँ पर AgCl का 3 बना। ये बड़ा सिंपल सा आपसे का बना। ऊपर यही बोल रहे थे कि AgNO3 adding excess of AgNO3 in compound form sum of Cl- could be precipitated as AgCl। तो मैंने बताया कि इनको मिलाने से कंपाउंड, अभी बताया नहीं है मैंने कहा कि इनको मिलाया और इनको मिलाने से ये कंपाउंड बना होगा, इसको मिलाने से भी कंपाउंड कुछ बना होगा। अभी देखते हैं इसको मिलाने से भी कोई कंपाउंड, आखिर डाला है सॉल्यूशन में तो कुछ तो बना होगा। लेकिन इनको मिलाने के बाद में जब इनके अंदर AgNO3 डाला तो यू नो वेरी वेल AgNO3 जब फ्री Cl- से रिएक्ट करेगा तो ये AgCl बनेगा। क्लियर? तो कीप इन माइंड, और इसका वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो कीप इन माइंड, ये पहले कंपाउंड में डाला तब 3 AgCl बने, सेकंड में 2 बने, थर्ड में 1, फिर 0 और फिर 3 AgCl। अब हमको ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर? तो क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ऐसा क्यों हुआ। अब आगे देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला बना के देखते हैं और दो चीजों को क्लियर कर लेते हैं। What is the difference between primary valency and secondary valency? तो primary valency is also known as ionizable, जो आउटसाइड थी, प्रिंसिपल वैलेंसी एंड नॉन डायरेक्शनल, जो भी कोई चार्ज होता है उसको नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनेबल, सब्सिडरी और डायरेक्शनल वैलेंसी। तो जो प्राइमरी है उसको हम नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे विच इज आयोनाइजेबल, और सेकेंडरी को हम बोलेंगे डायरेक्शनल। ठीक है, चलिए ये तो इनके अलग अलग नाम हो गए। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव। अब प्रैक्टिकली देखिए, ये मैंने आपको दे दिया CO NH3 होल 6 Cl3। तो जो ये आपका सेंट्रल मेटल केटायन है, इस सेंट्रल मेटल केटायन का जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, CO की जगह X करिए, अमोनिया इज 0, क्लोरीन इज -3 इज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज X इज इक्वल टू +3। तो दिस +3 इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें देखिए लिगेंड का नंबर कितना था 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। तो 6 इसका सेकेंडरी वैलेंसी हुआ है और +3 इसका प्राइमरी वैलेंसी हुआ है। इट इज पॉजिटिव और 0, बिकॉज सेंट्रल मेटल केटायन या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। क्लियर? और अगर पॉजिटिव है तो उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? नेगेटिव। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लिगेंड तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल। मैंने कहा था ना आयोनाइजेबल होगा, पर इट इज नॉन आयोनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। हमने सेकेंडरी के लिए पहले ही बोल दिया कि इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन आयोनाइजेबल। इट इज वेरिएबल। अब किसी कंपाउंड में फेरस भी हो सकता है, किसी कंपाउंड में फेरिक, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज फिक्स होती है। जैसे अभी मैं कुछ बताने वाला हूं कुछ एलिमेंट के लिए कि अगर कभी भी कोबाल्ट +3 दिया है तो सेकेंडरी वैलेंसी आपके फिक्स होगी, डेट इज 6, कुछ भी और नहीं हो सकता है। क्लियर? एक्सेप्शंस होंगे लेकिन ये आपको ध्यान में रखना। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स। क्लियर? इट इज नॉट यूज्ड फॉर जियोमेट्री पर्पस। प्राइमरी वैलेंसी से आप कोई स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते, लेकिन जियोमेट्री इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर हम एक साथ इन सब चीजों को देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल, प्रिंसिपल, नॉन डायरेक्शनल। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बोल रहे हैं सेंट्रल मेटल केटायन, और समटाइम्स 0 जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। इट इज नॉन, पहले ही बोला नॉन डायरेक्शनल है, नॉन, एंड इट इज आयोनाइजेबल। वेरिएबल
क्योंकि अलग अलग फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, सेंट्रल मेटल केटायन, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, छोटे छोटे पॉइंट भूलने नहीं है, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो सकता है, क्लियर। लेकिन इसमें सब फिक्स होता है। इट इज नॉट यूज फॉर जियोमेट्री पर्पस, क्योंकि तो आउटसाइड होता है। लेकिन दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज सेटिस्फाई विद लिगेंड्स, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नॉन आयोजनेबल, नॉन डायरेक्शनल, और कोई भी आपका प्राइमरी वैलेंसी उसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, और इससे जियोमेट्री डिसाइड करते हैं। तो एग्जाम के लिए बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए, ध्यान रखिए। अब हम बना के देखते हैं। पहले हमको देख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, मैं आपसे गारंटी तो नहीं लेता हूं कि ये ट्रिक 100% करेक्ट है, लेकिन मैं 99.99% एग्जाम्पल के लिए कर मैं आपसे कह सकता हूं कि अगर Fe+2 हो, Fe+3 हो, CO+3 हो, Pt+4 हो, Cr+3 हो, रुथेनियम हो, ओस्मियम हो, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी जो फिक्स होगी। क्लियर? मतलब अगर ये मेटल दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होना ही चाहिए फिक्स। ठीक है, मैंने कहा ना गारंटी नहीं है, लेकिन 99.99%। अगर प्लेटिनम निकल+2 Cu+2 किसी में आप कर ले तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। मतलब आपको फॉर्मूला बनाते समय मालूम रखना है कि उसका लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए। Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। मतलब आपको तय करना है, अगर Ag और +1 है तो वहां कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड बनेंगे वो 2 ही बन सकते हैं, तीसरा बनेगा नहीं, एक बन नहीं सकता। और मोलिब्डेनम है तो 8। ऐसा मैंने ट्रिक बनाया। इस ट्रिक को बनाने से मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे कितने लिगेंड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस कॉम्प्लेक्स में होने चाहिए वो मिल जाएंगे। पर अब देखते हैं। दूसरा, शेप डिसाइडेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप इज लीनियर, क्योंकि हमने कहा था वर्नर ने क्या किया था, एक तो शेप एंड एंगल इज 180, क्योंकि लीनियर शेप होगा, ये एंगल हो गया। 3 है तो डेफिनेटली ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल होगा 120। अगर 4 है तो फिर 2 है। एक हो सकता है टेट्राहेड्रल, जहां पर एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का है, और एक हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, क्लियर, जहां 90 डिग्री का एंगल होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो एक ही प्लेन में है और एक ऊपर है और एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंड फाइनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 तो इस कॉर्नर पे, एक ऊपर है और एक नीचे है। क्लियर? तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बाकी कुछ होंगे लेकिन ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो देखिए, आपको अब फाइनली स्ट्रक्चर बनाने, शेप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आ जाएगा। जैसे मैंने कह दिया AgNH3 होल ट्वाइस Cl, तो बहुत डेफिनेटली आपको मालूम है कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। आपको मैंने दे दिया CONH3 होल 6 Cl3, तो डेफिनेटली यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आप कहेंगे द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम फॉर्मूले को बनाकर देखते हैं, उस पर फोकस करिए। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस सीट एक और हम लेते हैं। नाउ वर्नर्स थ्योरी, कुछ पोस्टुलेट्स है जिससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। राइट सेंट्रल मेटल केटायन इज स्क्वायर ब्रैकेट। कभी भी आपको, फॉर एग्जांपल, आपको हमने दिया था कि COCl3 प्लस अमोनिया, ऐसा दिया था, इसको मिलाने से बताइए। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट बनाइए और ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल केटायन को लिख दीजिए। राइट काउंटर नेगेटिव आयन आउटसाइड द बॉक्स टू सेटिस्फाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल। अभी इस पे +3 था, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, तो CO इज X, Cl इज -3, अमोनिया इज 0, तो इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। तो +3 को, ये तो आया किसके ऊपर? कोबाल्ट के ऊपर। इसको काउंटर करने के लिए आपको Cl3 को बाहर लगाना पड़ेगा। ठीक है,
नाउ राइट लिगेंड इनसाइड द बॉक्स। अब कोऑर्डिनेट +3 आया, +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी अभी पीछे देखा था 6 होता है, तो यहाँ इनसाइड आप अमोनिया और 6 लगा देंगे, क्योंकि ये फिक्स होता है, 6 होना ही चाहिए अगर CO+3 है तो। ठीक है, एंड राइट लिगेंड इनसाइड द बॉक्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डेट मेटल, ये मैंने लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया CONH3O6Cl3। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है कि इफ द नंबर ऑफ लिगेंड्स लेस देन कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ नंबर ऑफ लिगेंड लेस देन कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको क्या करना है, जो आउटसाइड में सिंपल आयन है उसको अंदर शिफ्ट कर लेना है। क्लियर? ओके, तो वो दोनों तरह से काम करेगा, प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा। तो स्पीसीज विद इन ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंड स्पीसीज आउटसाइड द ब्रैकेट मैंने पहले ही बताया था, जो आउटसाइड होते हैं उनको सिंपल आयन बोलते हैं और अंदर को कोऑर्डिनेशन। अब करके देखते हैं, एंड शेप डिसाइडेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन पहले करके देखेंगे तो ही हमको मालूम चलेगा, अदरवाइज हम तो एक एक कुछ एग्जांपल लेके करते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज गिवन टू यू, सो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए CO का -3, 6 × 0, सो दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। अब जैसे ही आपने डिसाइड किया कि कोबाल्ट इज +3, वैसे ही तय हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6। ये कहां से मालूम चला, पीछे टेबल से मालूम चला, फिक्स लर्न करना पड़ेगा। और जैसे ही 6 हो गया वैसे ही पीछे से मालूम चला, जियोमेट्रीज ऑक्टाहेड्रल। स्टेप 1, राइट द सेंट्रल मेटल केटाइन इन बॉक्स, लिख दिया। कोबाल्ट पे कितना चार्ज था, +3, तो आउटसाइड लिखिए काउंटर आयन, ये लिख दिया Cl3, Cl पे माइनस होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो लिगेंड को अब यहाँ 6 थे, हमने 6 रख दिया। दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थियरी। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करके देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको भी। यू हैव प्रोवाइडेड दिस के COCl3 डॉट या प्लस जो भी है, इससे जो बना उसका फॉर्मूला करिए। तो वेरी फर्स्ट, व्हाट इज द चार्ज ऑन कोबाल्ट, निकाला आपने ने CO+3, तो प्राइमरी वैलेंसी इज +3। जैसे ही +3 आया टेबल से उठाया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है ऑक्टाहेड्रल। तो स्टेप 1, सेंट्रल मेटल केटायन को लिखो, लिख दिया। +3 एक काउंटर को बाहर लिखो, लिख दिया। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लिगेंड NH3 है तो 5, लेकिन 5 है, 5 नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सिखाया है सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर वो कंप्लीट 6 नहीं होते तो आउटसाइड से एक लाओ, ये ले आया मैं Cl को आउटसाइड से, तो देखो सेकेंडरी वैलेंस 6 हो गया कंप्लीट, क्लियर। और पूरा बैलेंस है, क्योंकि Cl2 अंदर आया तो भी 3 माइनस है और 3 प्लस है, तो ये हम कर सकते हैं। और इसको, ये जो आपका Cl है, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। डायग्राम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो एक डायग्राम भी हमने बनाया है जिससे आप कर सकते हैं। डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। और जो मैं कह रहा हूँ, जैसे देखिए डायग्राम को देखिए, ये सेंट्रल मेटल केटायन, NH3 1 coordinate bond, NH3 1 coordinate bond, NH3 3 coordinate bond, NH3 4th coordinate bond, NH3 5th coordinate bond। अब ये जो Cl था ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और सेकेंडरी वाले, और ये दो तो डॉट 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 डॉट, क्योंकि सेकेंडरी आयोनाइजेबल होती है, और ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल होती है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। पर ये जो Cl है वो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सेटिस्फाई कर रहा है और डॉट 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 सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्नर्स थ्योरी के लिए कुछ ट्राई करना है आपको। ऑलराइट, अब मुझे अच्छी तरह से मालूम है, यहां पर आपको दिया हुआ है PtCl4, लास्ट एग्जांपल ये देखते हैं, .6NH3। अब Pt इसमें भी +4 है, राइट। अगर मैं यहां देखने की कोशिश करूंगा, PtCl4.5NH3,
इसमें भी Pt +4 है। अगर मैं यहां देखूंगा Pt Cl4.4 NH3, तो यहां भी Pt जो होगा वो मेरा +4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। और मैं यहां देखूंगा Pt Cl4.थ्राइस NH3, तो यहां भी Pt पर +4 होगा। और अगर मैं फाइनली इस एग्जांपल को देखूंगा Pt Cl4.ट्वाइस NH3, तो यहां भी Pt +4 होगा। और मेरा नॉलेज क्लियर है कि अगर Pt +4 होगा तो कीप इन माइंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, Pt को रखते थे, फिर उसको काउंटर करने के लिए बाहर Cl4 को रखते थे, और 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो NH3 6 कर देते थे। क्लियर। और आउटसाइड वाला आयोनाइजेबल होता है तो हमने इसके अंदर डाला AgNO3, एक्सिस में डाला जितना चाहिए उतना। जब हमने AgNO3 डाला तो आउटसाइड कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 AgCl निकल गया। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर 4 Cl माइनस आपका सिंगल आयन है जो आउटसाइड है। फिर देखिए मैंने बता दिया प्लेटिनम काउंटर करने के लिए Cl4 को बाहर, और अंदर रख दिया NH3 5। लेकिन माय डियर ये तो 5 हुआ, मुझे चाहिए 6, तो एक बाहर से लिया होगा, तो बाहर को 5 कर दूंगा और एक Cl को यहां पर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं Pt। ऑलराइट +4 होता है, इसको काउंटर करने के लिए Cl4। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए लेकिन यहाँ तो 4 है, मतलब 2 और चाहिए, तो यह अंदर लाना पड़ेगा Cl2 और बाहर भी करना पड़ेगा 2। अब यहां पर देखिए 3 AgCl निकला क्योंकि आउटसाइड 3 है, यहां पर ट्वाइस AgCl निकला क्योंकि आयोनाइज तो 2 ही होंगे, तो यहां पर 3 Cl माइनस आउटसाइड होने चाहिए, यहां पर 2 Cl माइनस जो है वो निकले। अब वापिस बनाते हैं प्लेटिनम, काउंटर करो Cl4, लेकिन इस बार NH3 जो है वो 3 है, मुझे 3 और चाहिए, तो अंदर 3 लाने पड़ेंगे, Cl3 बाहर एक ही रह जाएगा, तो इस बार केवल AgCl निकलेगा, तो Cl माइनस आउटसाइड है। और इस वाले में Pt आउटसाइड Cl4 लगेगा, NH3 2, लेकिन आउटसाइड में नहीं लगा पाऊंगा, मेरे को यहीं पर Cl4 क्योंकि 6 करना है, तो इसमें कोई भी AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि इसके आउटसाइड में कुछ भी नहीं है, और इनसाइड वाला पार्ट कभी भी सेपरेट नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट वर्नर्स थियरी। तो बहुत ध्यान से वर्नर्स थियरी पे वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, तब आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लियर। नीचे कुछ और एग्जाम्पल से उनको भी हम करके देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल COCl3 हमने दिया है, करके देखना पड़ेगा। COCl3 करके देखते, करने से ही फायदा होगा। देखते हैं COCl3, तो यहां पर भी CO पे सबसे पहला काम मेरा +3 है, यहां भी CO पर +3 है, यहां भी CO पर +3 है। सॉरी ये तो CO नहीं है यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं पहले वाले, और पूछा है फॉर्मूला, पहले एक एक करते हैं। तो ब्रैकेट ऑलराइट अंदर लिखिए CO ऑलराइट +3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर लगाइए काउंटर 3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, पर मेरे यहाँ पर अमोनिया जो है वो केवल 4 है, तो मुझे 2 और चाहिए, तो मैं बाहर से ले लूंगा Cl2 और यहां पर आ जाएगा केवल 1। सिमिलरली यहां लेते हैं CO, काउंटर पे ले लिया अपने ने Cl3। अब NH3 6 है यहाँ पर, और 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है तो लेना ही नहीं पड़ेगा। अब अगर इसमें AgNO3 डालोगे तो ये 3 AgCl देगा, और ये आपका 1 AgCl देगा। मतलब ये क्लियर कर रहा है कि इसके आउटर में एक Cl माइनस है, इसके आउटर में 3 है। अब हम लेते हैं PtCl4, तो PtCl4 में मतलब Pt पे कितना चार्ज है +4, +4 होता है, तो हमने टेबल से देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये याद करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाइए और बाहर काउंटर लगाइए Cl4, और अंदर 6 है लेकिन आपके पास तो ये 3 है, तो आपको बाहर से लेना पड़ेगा Cl3 और यहां पर केवल Cl रहेगा। क्लियर। जैसे Cu पे +2 है, Cu पे +2 है तो हमारा फॉर्मूला था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, वो चार्ट से देखेंगे। तो कॉपर को लिखिए और आउटसाइड आप लगा दीजिए Cl2।
अब इनसाइड NH3 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए और हमारे पास में 4 है, तो दिस इज द राइट फॉर्मूला। और ये ट्वाइस AgCl देगा जब आप इसमें AgNO3 को डालोगे, जबकि ये AgCl देगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मूला के आपको कैसे लिखना है। प्रैक्टिस करेंगे और आएगा, और प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। PT +4, तो ये देखिए PT कितना चार्ज है इसमें, +4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास में, 6। ब्रैकेट, प्लेटिनम लिखिए, ब्रैकेट को क्लोज करिए, राइट काउंटर करिए, अमोनिया लगाइए 6। अब तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर था, 6 आ गया, एंड दिस विल गिव्स यू 4 AgCl जब आप इसके अंदर AgNO3 एक्सिस में डालेंगे। अब देखिए वापस लीजिए, यहाँ पर Ag प्लस है, मतलब पहले से तय कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, तो Ag काउंटर करिए, Cl 2 चाहिए, 2 है मेरे पास में, मीन्स दिस विल गिव्स यू AgCl। दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्नर्स थियरी, जिसको ध्यान से अपने को देखना है। और जो आउटसाइड वाला उसको डॉटेड लाइन से बताते हैं, वो आउटसाइड वाले को डॉटेड लाइन से हम इसलिए बताते हैं बिकॉज आउटसाइड वाला कंप्लीटली आयोनाइजेबल होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये 6 लिगेंड हो गए। लेकिन अगर यहाँ पर अमोनिया 5 थे, तो एक ये जो सिंपल लिगेंड था विच इज आउटसाइड, ये जो सिंपल लिगेंड था जो आउटसाइड है, वो एक Cl मैंने कम कर दिया, वो यहाँ अंदर आ गया, लेकिन वो डॉटेड लाइन से भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को। अब देखिए 1 2 3 4 है, तो इसमें 2 Cl 6 करने के लिए लेना पड़ेगा, तो ये Cl प्राइमरी वैलेंसी को डॉट डॉट से सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कर रहा है, और बाहर आयोनाइजेबल 1 हो गया। तो ऐसा आप अगर बनाएंगे डायग्राम तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी डायग्राम को आप बना सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने लिखा था Ag वाला, देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला, Ag then NH3 whole twice NCl। तो इसका जब बनाना होगा आपको, तो सेंटर में Ag है आपके पास में, NH3 1 टाइम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, NH3 2 टाइम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये आउटसाइड Cl है जिसको डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आयोनाइजेबल होता है। ऐसे आप डायग्राम को बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वर्नर्स थियरी। अब फाइनली वर्नर्स थियरी के कुछ पोस्टुलेट को पढ़ लेते हैं हम, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन एक्सिस ऑफ AgNO3 adenine complex formed by combination of COCl3 6NH3 COCl3 5NH3, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, COCl3 4NH3, तो कितना AgCl बनेगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया, पर एक बार और करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हमेशा ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल पहला देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा। COCl3, अब आपने यहाँ निकाल दिया कि प्राइमरी वैलेंसी इज +3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 एंड जियोमेट्री इज ऑक्टाइड, ये पहले से तय है, ये तो आपने टेबल से उठा लिया। तो ब्रैकेट में कोबाल्ट को रखो, आउटसाइड काउंटर को लगाओ Cl3, क्योंकि इस पे +3 होता है तो -3, 6 चाहिए, 6 है यहाँ पर, ये 1 मोल है, तो ये आपके 6 तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, और ये डॉट 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 डॉट, अब 3 आउटसाइड वाले, ये फेंट लाइन है, मतलब वीक बॉन्ड है, बाहर निकल सकता है, तो दिस विल गिव्स यू 3 AgCl when you add 3 moles of, you will get 3 moles of AgCl when you add AgNO3 in excess। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। और देखते हैं एग्जांपल, कभी कभी एग्जांपल्स देखने से ही सारी मिस्ट्री ओपन होती है। COCl3 5, तो +3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल है। अब CO को किया NH3 लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है वो तो आपके पास लिगेंड 5 है, तो एक बाहर से लेना पड़ेगा आपको, ऑलराइट। तो ये जो लिगेंड है वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है, और ये डिसोसिएट होके आपको देगा ट्वाइस AgCl, सो दिस विल गिव्स यू 2 AgCl मॉलिक्यूल। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वर्नर्स थ्योरी, और मेनली आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वापस इसके ऊपर +3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिक्स है और ऑक्टाहाइड्रल, लेकिन इनसाइड 6 चाहिए, हमारे पास 4 NH3 थे, तो 2 Cl को भी हमने अंदर ले लिया,
तो अब ये जो Cl है ये नॉन आयोजेबल हो गए, क्योंकि डॉटेड लाइन भी है, उसके साथ एक बॉन्ड भी आ गया तो स्टेबल हो गया। तो आउटसाइड केवल एक Cl है, तो दिस विल गिव्स यू ओनली 1 AgCl। क्लियर? ओके, दिस विल गिव्स यू ओनली 1 AgCl। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब इसमें COCl3 थ्राइस NH3 है, तो डेफिनेटली कोबाल्ट +3 है, 6 है और ऑक्टाइडल तो अंदर 3 है, अब 3 और चाहिए, तो ये देखिए Cl3 भी आ गया। अब इसके अंदर आउटसाइड कुछ भी नहीं है, तो वह जब आप एक्सिस ऑफ डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और कोई भी जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, बराबर। तो ये सारा के सारा जो था वो आपका वर्नर्स थियरी के ऊपर था। एक और एग्जाम्पल है FeCl3 वाला, उसको भी आप कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी वर्नर्स थियरी पे बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर? तो ये हम थोड़ा सा करते हैं अगेन। तो ये जो हमारा अभी टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये जो टॉपिक था ये वर्नर्स थियरी था। वर्नर्स थियरी की 3 बातें थी। नंबर 1 वो जियोमेट्री को बताता है, नंबर 2 वो करेक्टर, वो हाउ टू राइट द फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला लिखे को बताता है, एंड नंबर 3 वो प्रॉपर्टीज को बताता है। तो हमको एक टेबल बनाना था जो आपको बताया हो कि अगर इस सेंट्रल मेटल के टाइम पर इतना चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा, इसकी जियोमेट्री इतनी होगी। फिर वर्नर्स के पॉइंट को फॉलो करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करना है। एंड आई होप मैंने इतना सारा बताया है, इतने एग्जांपल्स हैं, इन्हीं एग्जांपल्स में से आपसे पूछा जाता है, नहीं भी पूछे तो और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड वर्नर्स थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, एक क्वेश्चन भी आ गया तो 4 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखिए, और इसका प्रॉब्लम सेशन जब अलग से है प्लेलिस्ट को देख लीजिए, तो वहां और भी प्रॉब्लम दी हुई है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। क्लियर?